गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस को डिफाइन किया था और डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्ञात किया था। हमारे पास में डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या आया था, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। और इसे हम क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मान आता है। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम डाइवर्जेंस को जब निकालते हैं तो क्या होगा, डेल ऑपरेटर का और इस वेक्टर फील्ड का स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास में मान आ गया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके यूज क्या है। तो पहले हम इसको डिराइव करते हैं, उसके बाद में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लिखते हैं, यहीं से हम लिख लेते हैं, माना किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड में आयतन V, वॉल्यूम V हमने क्या माना है कि हमारे पास में क्या है कि एक वेक्टर फील्ड है किसी सदिश क्षेत्र A में। वेक्टर फील्ड क्या है, A वेक्टर है और इसके अंदर वॉल्यूम V है जो कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस S के द्वारा क्या है, बाउंड है। यानी यहाँ पर हमने क्या लिया है कि हमारा जो पृष्ठ है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था, इस प्रकार से हमने एक 6 सरफेसेस ली थी, इसकी षटफलक यहाँ पर हमने लिया था हेक्सागोनल जो हमारी शेप थी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि जो वॉल्यूम V है वो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा इमेजिनरी क्लोज सरफेस S के द्वारा क्या है, बाउंड है। क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम अगर होगा तो वो सरफेसेस के द्वारा क्या होगा, बाउंड होगा। ये अलग अलग सरफेसेज है हमारी, ये वाली सरफेस है, ये सरफेस है, ये वाली सरफेस है। तो इन सरफेसेस के द्वारा अगर हम इसे एक क्लोज सरफेस बनाएं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम V है वो एक क्लोज सरफेस S के द्वारा बाउंड है। माना पृष्ठ S या माना आयतन V असंख्य, यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम V है इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये षटफलकों से मिलकर के बना है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, षटफलक हैं। माना आयतन V असंख्य आयताकार षटफलकों से मिलकर बना है। अतः ये क्या है, जो वॉल्यूम V है, मान लो हमारे पास में कोई वॉल्यूम है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हमारी शेप हो सकती है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार की मान लो हमें कोई भी हमने शेप मान ली, तो ये क्या है कि ये असंख्य आयताकार षटफलकों से मिलकर के बना है। यानी छोटे छोटे क्या होंगे, इसके अंदर षटफलक होंगे, हेक्सागोनल यहाँ पर शेप होगी इस तरीके से, बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर। असंख्य का मतलब है कि हम यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं, अल्पांश ले रहे हैं, बहुत सारे से ये मिलकर के इस तरह से बना है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है। तो क्या होगा
कि ये षटफलकों से मिलकर बना है, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स इन अल्पांशों के पृष्ठों से बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे हेक्सागोनल शेप है, षटफलकों से मिलकर के बना है ये। और जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आउटगोइंग होगा वो किसके इक्वल होगा? इन सभी जो हमारे पास में एलिमेंट हमने लिए हैं, वॉल्यूम एलिमेंट, इनमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, हर एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हमारे पास में फ्लक्स आएगा, उसके सबके योग के बराबर, सम के बराबर क्या होगा? टोटल इस पृष्ठ S से, टोटल ये जो हमारी क्लोज्ड सरफेस S होगी, इससे निकलने वाला फ्लक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ A वेक्टर डॉट DA वेक्टर, क्लोज सरफेस S के लिए A वेक्टर डॉट DA वेक्टर किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ I इंटीग्रेशन AI डॉट DAI, जहां पर DA जो है वो क्या है? आई वे जो हमारा षटफलक होगा उसका एरिया है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं A डॉट डी ए इक्वल टू समेशन ऑफ आई ए आई डॉट डी ए आई। अब हमारा जो डाइवर्जेंस को हमने डिफाइन किया था, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको निकाल रहे थे, तो वहां से हमने क्या देखा था कि हमारे पास में जो वॉल्यूम एलिमेंट है उससे निकलने वाला जो सरफेस ये फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डॉट डीवी के इक्वल होता है, के बराबर होता है। अतः तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एस ए आई डॉट डी ए आई, यहां पर हम एक अल्पांश आयतन अल्पांश की बात करें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डीवीआई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लिख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था एक वॉल्यूम एलिमेंट से निर्गत जो फ्लक्स होगा, आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होता है? इस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस डॉट डीवी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान आ जाएगा। इसको लिखो तो यहां पर हम मान रख दें इक्वेशन 1 में, सॉरी यहां पर इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि ये डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डीवी के इक्वल था। तो ये अपने पास में आ जाएगा ए डॉट डी आई इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डीवीआई के इक्वल होगा। तो मान रख दे समीकरण 2 से समीकरण 1 में, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ आई
डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डॉट डीवीआई, ये अपने पास में आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डीवीआई। अब यहाँ पर अगर हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या हो, स्मॉल हो। वैसे भी हमने माना है कि बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर के हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो बना है, तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो इनके लिए हम अगर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, समीशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यदि क्या हो, dv टेंस टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ s a वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट डीवी वेक्टर, डीवी ठीक है, सॉरी डीवी के वेक्टर नहीं आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डीवी आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है स्मॉल है, तो हमने सम को इंटीग्रेशन के साइन से चेंज कर दिया, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पूरा क्लोज्ड सरफेस एस से आउटगोइंग जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस डॉट डीवी के, यानी डाइवर्जेंस का आयतन समाकल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम के लिए अगर हम इसे लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर हम देख सकते हैं, अर्थात सदिश क्षेत्र के बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है उसकी जो बंद सरफेस, यहाँ ये जो क्लोज्ड सरफेस जो हमने यहाँ पर ली थी उसके निर्गत जो टोटल वेक्टर ये फ्लक्स होगा, ठीक है, उस क्लोज सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर, ठीक है। यही क्या कहलाती है, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाती है। यही गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस थ्योरम के यूज से हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, सरफेस के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, पृष्ठ समाकल है, सरफेस इंटीग्रल है, और वो किसमें चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो रहा है। यानी हमारे पास में क्या हो, कोई भी वेक्टर हमको गिवन है और उसका अगर हमें सरफेस इंटीग्रल हमको दे रखा है और हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका यूज है, इससे पृष्ठ इंटीग्रल को, ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है, इससे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, या वॉल्यूम इंटीग्रल को हम इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसकी उपयोगिता लिख लेना। इस प्रमेय की यह उपयोगिता है कि, या उपयोगिता यह है कि इससे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में,
या आयतन समाकल को, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में पृष्ठ समाकल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसको लिख लो। नेक्स्ट है हमारा व्युत्क्रम वर्ग के नियम से व्युत्क्रम वर्ग के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप लोगों ने 12th के अंदर गॉस लॉ पढ़ा होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ से गॉस लॉ को हम यहां पर डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में एक सरफेस है, इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q है और यहां पर हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है dA, और इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये यहां पर क्या है, dA वेक्टर की डायरेक्शन है। और इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P के अराउंड हमने क्या लिया है, एक सरफेस एलिमेंट है, यहां पर हमने लिया है, और इस सरफेस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इसकी परपेंडिकुलर होगी। और इस Q के कारण पॉइंट P के ऊपर, ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है, इस Q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R के डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल जो हमारा R है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी की डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा आ गया R के डायरेक्शन में, और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। और जो ये एरिया एलिमेंट है, इससे जो डिस्टेंस है Q की, वो कितनी है, R है, ये जो हमारी डिस्टेंस है वो। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, माना एक बिंदुवत आवेश पॉइंट चार्ज, ये एरिया थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से टेढ़ा, इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार है। ठीक है, और इस एरिया एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा
अनेक बिंदुवत आवेश काल्पनिक बंद पृष्ठ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एस द्वारा परिबद्ध है। इस एस सरफेस के अंदर स्थित है ये। काल्पनिक बंद पृष्ठ एस में स्थित है। इस पृष्ठ में बिंदु P पर एक पृष्ठ अल्पांश सरफेस एलिमेंट हम ले रहे हैं। पृष्ठ अल्पांश dA लेते हैं तथा बिंदु P की आवेश Q से दूरी R है। ठीक है, ये जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है ये यहाँ पर दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं, यानी इस पॉइंट, ये जो हमने पॉइंट P लिया है इसको कवर करता हुआ एक स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये इस प्रकार से थोड़ा टेढ़ा है ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इस प्रकार होगी, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल इस तरह से होगी, आर के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, P की आवेश Q से दूरी R है, अतः आवेश Q के कारण, इस चार्ज Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 R स्क्वायर डॉट R कैप। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पृष्ठ S के द्वारा निर्गत फ्लक्स क्या होगा, ये जो हमारा dA यहाँ पर सरफेस है इससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं dA पृष्ठ अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, सरफेस एलिमेंट से जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ पर हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, यहां से अपने पास में ये E वेक्टर डॉट dA वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर हम इस d फाई के कारण निकाल रहे हैं और इसको हम लिख सकते हैं d फाई इक्वल टू हो जाएगा, E वेक्टर का हम मान रख दे 1/4πε0 Q/r² डॉट R कैप और dA। ठीक है, यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, R कैप डॉट dA आ जाएगा, इसका फ्लक्स का मान। और R कैप डॉट dA हमारा क्या है, R कैप डॉट dA यानी dA का इस डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन क्या होगा, dA cos थीटा होगा। R कैप डॉट dA क्या होगा, dA cos थीटा हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, यहां पर हम R कैप डॉट dA को लिख सकते हैं dA cos थीटा, क्योंकि R कैप डॉट dA वेक्टर इक्वल टू R कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा और R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है तो इसका तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा dA cos थीटा। और वैसे यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये वाला अगर हमारा वेक्टर dA है तो इस R कैप डायरेक्शन में क्या होगा, dA cos थीटा होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास में कोई वेक्टर इस प्रकार हो, ये थीटा एंगल है,
तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या होता है, कोस थीटा, और ये वाला क्या होता है, साइन थीटा। या फिर यहाँ पर हम ट्राइंगल बना करके देख सकते हैं। तो ये आर कैप डॉट डी ए हमारे पास में आ गया, मोड ऑफ आर कैप मोड ऑफ डी ए वेक्टर कोस थीटा, तो ये आ गया डी ए कोस थीटा। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे, इसको लिखो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, आर कैप डी ए और ये डी ए कोस थीटा, और इसके लिए हम लिख लेंगे जहां थीटा आर कैप तथा डी ए के मध्य एंगल है, डी ए के मध्य कोण है। तो अब यहां पर हमारा जो डी फाई का मान है वो क्या बचा, डी फाई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम लिख लेंगे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया, डी फाई का मान आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर जो हमारा एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम सॉलिड एंगल डी ओमेगा कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, सॉलिड एंगल, ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल, और इसका मान होता है डी ओमेगा का डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका मान कैसे आया और डी ओमेगा सॉलिड एंगल होता क्या है। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम डी ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया डी एस कोस थीटा, जो हमारा डी ए कोस थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह सॉलिड एंगल डी ओमेगा लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं ठोस कोण की परिभाषा से, या ठोस कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम मान रख दे, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आ जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में डी फाई का मान आ गया। तो ये जो हमारे पास में डी फाई का मान आया है वो तो क्या है, इस एलिमेंट से जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा, अब इस टोटल सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस क्यू डॉट डी ओमेगा। क्यू को भी हम बाहर ले लेते हैं, और क्यू इस डी ओमेगा सॉलिड एंगल का जो मान होता है, ये 3D के अंदर हमारे पास में एंगल होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 4 पाई के इक्वल होता है। टोटल इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, जहां पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एस डी ओमेगा इक्वल टू क्या है, ये यहां पर अपने पास में क्या है, 4 पाई के इक्वल है, ठीक है। ये जो सॉलिड एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई के इक्वल। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई हमारे पास आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या होता है, गॉस का नियम है, गॉस लॉ यही होता है। इसको यहां तक लिख लो, फिर हम आगे लिखते हैं इसे।
सॉलिड एंगल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं सॉलिड एंगल की। यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि पृष्ठ के लिए कर रहे हैं हम, सरफेस इंटीग्रेशन ही है हमारा। और वैसे यहाँ पर लगा लें चाहे। अतः हमारे पास में क्या आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यही क्या होगा, हमारा गॉस का नियम होता है। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ, जो हमारे टोटल क्लोज्ड सरफेस एस है, संपूर्ण बंद पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध, या जो हमारा पृष्ठ एस है इसके अंदर जो हमारा स्थित आवेश था, ठीक है, पृष्ठ एस से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, इसके अंदर स्थित जो आवेश है, चार्ज जो है, वो उसके Q अपॉन एप्सिलॉन नोट यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुने के बराबर होता है। इसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा गॉस लॉ है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया, संपूर्ण बंद पृष्ठ एस से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट गुने के बराबर होता है, यही गॉस का नियम है। निर्गत कुल फ्लक्स, तो जो हमारी क्लोज सरफेस एस है, इससे निकलने वाला ये जो आउटगोइंग टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी इस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स होता है। और यही क्या होता है, गॉस का नियम है। और गॉस का ये जो नियम है वो यहाँ पर हमारा जो अनियमित आवेश वितरण अगर होगा, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी क्या होता है, वैलिड रहता है, ठीक है। तो इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए कि यही गॉस का नियम है, और इसको रहने दें, ये अनियमित आवेश वितरण के लिए भी क्या रहता है, वैलिड रहता है। यहां तक लिख लें इसको। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक थे दोनों, एक तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इनवर्स स्क्वायर लॉ से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति, जो हमने इसको डिराइव किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो गॉस लॉ है इसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास में जो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल टू जो ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर था, ठीक है, जो हमारा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में मान था, इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे, अवकल रूप हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। और वो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इक्वेशन है, उसका भी यहाँ पर एक क्या आएगी, हमारे पास में इक्वेशन आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को निकालेंगे, गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म को, अवकल रूप को, ठीक है। इसको यहाँ तक कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म को।